डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 14 बोहर मॉडल चल रहा है अपना। बोहर मॉडल के अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला और रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे अपन ने। अब अपन बोहर मॉडल में नेक्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट देखा था बोहर्स पोस्टुलेट, बी देखा था रेडियस, सी वेलोसिटी, डी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ ई पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल इज रिलेशन बिटवीन, या आप देखिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम देख चुके थे। नाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोहर ऑर्बिट। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये था अपना फॉर्मूला। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया था? प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और एम वी स्क्वायर खुद क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इसको जेडी स्क्वायर, के जेडी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। के की वैल्यू 1 पुट नहीं करें तो एम वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू स्टेबल बोहर ऑर्बिट के जो हम थ्योरी लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड। तो ये हो जाएगा हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला बी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज फॉर्मूला सी। तो अब इन फॉर्मूला से अपन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ, जितना टोटल एनर्जी माइनस में है उतना ही काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, और पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल माइनस में है। कह रही इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अपन अगर पहले देखें काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? प्लस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये कितना आ जाएगा? सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस अपॉन माइनस माइनस 1। जो मल्टीप्लिकेशन में रूल लगते हैं वही डिवाइडेशन में लगते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस अपॉन माइनस भी माइनस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव में होगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। क्या ये? तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन। नाउ अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये रहा माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी कितना है? माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। माइनस अपॉन माइनस प्लस बन जाएगा, के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। 1 अपॉन हाफ कितना हो जाएगा? 2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। किसी भी बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी का डबल होगा। टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी जितना, टोटल एनर्जी जितना नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? नाउ ये हो गया सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा माइनस अपॉन प्लस, कितना हो जाएगा? माइनस और 2। हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो यहाँ प्लस है तो प्लस अपॉन माइनस माइनस, और 2 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो आपको जो नोट वेरी इंपॉर्टेंट स्टार नोट लगाना है, इसका मतलब हुआ कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोहर ऑर्बिट is equal to plus x unit, then potential energy of electron in that in any Bohr orbit, in that Bohr orbit will be minus 2x unit, and total energy of electron in that Bohr orbit will be minus x unit। ये याद रखना है। तो इस तरह से आप किसी भी, अगर आपको जो आप फॉर्मूले से निकालोगे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा करके, वो तो टोटल एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी अगर माइनस एक्स यूनिट है तो काइनेटिक एनर्जी उतनी की उतनी प्लस एक्स यूनिट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2x यूनिट हो जाएगी। जैसे अगर अपन बात करें एटम, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेते हैं, उसका ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो टोटल एनर्जी याद है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर अच्छी तरह से। अगर हाइड्रोजन का ही सेकेंड ऑर्बिट है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको याद करने को बोला था मैंने। हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट का याद है ना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट का -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है ना आपको। तो ये माइनस की जगह +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस की जगह +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा माइनस की जगह +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा +0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर अच्छी तरह से। अगर हीलियम प्लस की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो ये होता है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों को सम करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो ये आ जाएगा। तो किसी भी आप कोई भी ऑर्बिट के अंदर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आप फॉर्मूले से टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर देना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +13.6 into Z² n² electron volt, and potential energy is equal to -27.2 into Z²। यहाँ लिख देता हूँ, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -27, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -27.2 into Z² n² इलेक्ट्रॉन पर एटम। चलिए, तो चाहे इन फॉर्मूलाज को याद कर लो, चाहे इस ट्रिक को याद कर लो और उस हिसाब से निकाल लो। और चाहे ये रिलेशंस, अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो भी रिलेशन निकाल लोगे और उस रूप में भी रिलेशन याद होंगे
भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ जेडी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। अगर एम वी स्क्वायर के रूप में निकालें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला के रूप में याद रखें तो ये हो जाएगा। इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम के। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो आप देख लीजिए। एक आधा क्वेश्चन और मिला लेते हैं। Calculate kinetic energy and potential energy of electron in fourth orbit of Li+2। Li+2 के फोर्थ ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन देखिएगा। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले अपन टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू 9 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आ गया टोटल एनर्जी। लेकिन अपन को तो टोटल एनर्जी नहीं निकालना था, अपने को तो निकालना था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी खुद कितना है, ये रहा। तो इसका माइनस टाइम ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 13.6 इंटू 9 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। 2 इंटू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना है 2 इंटू माइनस 13.6, तो माइनस आगे आ जाएगा 2 इंटू 13.6 इंटू 9 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लगा दो चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा आपके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। If total energy of an electron in first orbit of any monoelectronic ion is minus 20 electron volt, then calculate kinetic energy of electron in second orbit of same entity। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉनीय आयन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होगी, माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसी एंटाइटी की सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आप खुद वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा कैसे निकाल लेंगे। अपन बोलेंगे कि टोटल एनर्जी इन एनी अदर ऑर्बिट, टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी अपॉन n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना है माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n कितना है, कौन से ऑर्बिट में चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 20/4 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
लेकिन ये तो आया टोटल एनर्जी, ये तो क्या आया टोटल एनर्जी। हमें निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी यानी +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट विल बी +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर रिलेशन। अब इसके अंदर अपन इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आगे देखने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू इट। क्या होता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू इट, डेफिनेशंस रिलेटेड टू इट। हिंदी मीडियम में लिख लें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स का ऊर्जा स्तरों का क्वांटीकरण व उनसे संबंधित परिभाषाएं। क्या होता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल? भाई किसी भी एटम के अंदर न्यूक्ली के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की मर्जी है वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है, कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स ही पॉसिबल है। जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्ली के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन या तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रख सकता है, या फिर नेक्स्ट -3.4 रख सकता है सेकेंड ऑर्बिट, या नेक्स्ट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड ऑर्बिट, या -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी तरह से -13.6/6 स्क्वायर। तो कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी वैल्यूज ही रख सकता है उन स्टेबल ऑर्बिट्स में रहते समय। हर कोई एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हम बात करें तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कोई आपसे पूछे कि -13.6 -3.4 उसके बीच की कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है। -13.6 के बाद में -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। -13.6 के बाद सीधा जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पॉसिबल है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो इस तरह से ये बात किसने बताई? सबसे पहले इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। क्वांटाइजेशन क्या होता है? जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो, व्हेन एनी वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल, व्हेन दैट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव some certain values, some certain selected values only, then it is called quantization। तो इसे हम बोलते हैं, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज साइंस में पढ़ते हैं वो दो तरह की हैं। एक वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई भी वैल्यूज पॉसिबल है, उनको बोलते हैं नॉन क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और एक वो जिनकी कुछ सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल है, उनको बोलते हैं क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मास है, मास का कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, किसी भी पार्टिकल का कोई भी मास हो सकता है, तो हम बोलते हैं मास नॉन क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि या तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही पॉसिबल है, या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का डबल, जिस चार्ज को हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को अपन बोलते हैं ई चार्ज। तो या तो ई पॉसिबल है, या 2 ई पॉसिबल है, या 3 पॉसिबल है, 1.5 ई पॉसिबल नहीं है, 3.5 ई, 3.1 ई पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी और नॉन क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब समझ गए आप? हिंदी बोलेंगे क्वांटीकृत और अक्वांटीकृत या अनक्वांटीकृत राशियां। तो इस तरह से क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अब रदरफोर्ड मॉडल तक हम ये मानते थे कि न्यूक्ली होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की कोई भी वैल्यूज रख सकता है, अपनी एनर्जी की कोई भी वैल्यू रख सकता है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्ली के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी कोई भी वैल्यूज पॉसिबल थी। इसलिए वो एनर्जीज, चाहे वो टोटल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो नॉन क्वांटाइज्ड थी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। बट बोहर मॉडल ने कहा नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम हमें इस बात की ओर इशारा कर रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि हमारी जो एटम के अंदर जो न्यूक्ली के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी भी एटम में हो, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, चाहे वो हीलियम प्लस में हो, उनकी एनर्जीज के, उनकी टोटल एनर्जीज के, उनकी काइनेटिक एनर्जीज के, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। सम सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल होती है। -13.6 × Z²/n² वाली वैल्यूज ही पॉसिबल होगी, जहां Z जो है उसका एटॉमिक नंबर है और n जो है उसका ऑर्बिट का नंबर है।
n जो है वो उसका ऑर्बिट का नंबर है। तो इस तरह सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी, कुछ सम सर्टेन सिलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल होगी। यानी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम, जब तक वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है, किसी न किसी ऑर्बिट में रहता है, उस समय टोटल एनर्जी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी, वैसे तो एनर्जी नॉन क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी की कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तक वो एटम के अंदर रहता है तब तक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। वही इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर निकल गया, इन्फिनिटी पे चला गया, कहीं इधर उधर किसी एटम के अंदर किसी न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, इधर उधर मर्जी है, वहां फ्रीली घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी नहीं होगी। किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड में रहते समय, ऑर्बिट्स में रहते समय क्वांटाइज्ड होती है। इसीलिए उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हु प्रपोज्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड व्हाई, तो आप बोलोगे बोहर प्रपोज्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। बोहर ने सबसे पहले एटम के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर अट्रैक्शन फील्ड में बंधे रहते हुए घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये बताया था। और लाइन स्पेक्ट्रा को, रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बताया था। अब इस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखते हैं हम। 5 डेफिनेशंस देखेंगे। 2 तो हम स्टेट से रिलेटेड देखेंगे, एक तो देखेंगे ग्राउंड स्टेट, एक डेफिनेशन देखेंगे ग्राउंड स्टेट, क्या होती है ग्राउंड स्टेट, किसको बोलते हैं। एक डेफिनेशन देखेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। एक देखेंगे अपन जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक देखेंगे अपन एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। और लास्ट वाली डेफिनेशन देखेंगे सेपरेशन एनर्जी, लास्ट वाली देखेंगे सेपरेशन एनर्जी। तो इस तरह ये 5 डेफिनेशंस 1 बाय 1 करके बोलते हैं। इन 5 डेफिनेशंस को बोलते हैं डेफिनेशंस रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल से रिलेटेड डेफिनेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन आती है ग्राउंड स्टेट, जिसको मैं शॉर्ट में GS बोला करूंगा। ग्राउंड स्टेट है ना, हिंदी में बोलेंगे मूल या आद्य अवस्था। आद्य अवस्था क्या होता है ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था या आद्य अवस्था किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम और आयन is called its ground state। किसी भी एटम या आयन के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संभव ऊर्जा अवस्था, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, आद्य अवस्था, मूल अवस्था कहलाएगी। आप बोलोगे सर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, तो वो तो सर फर्स्ट ऑर्बिट ही होगी। जरूरी नहीं है वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन है डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ग्राउंड स्टेट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट हो तो हमेशा सर फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा। भाई मिनिमम से मिनिमम न्यूक्लियस के कितना नजदीक आ सकता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है, तो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट आंसर नहीं होगा, इसका होगा डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आगे जाकर के बोहर मॉडल में बताया गया कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इसमें n इज इक्वल टू 1, फिर सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद इसमें वैसे तो 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं,
फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पहले 8 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 10 इसमें, फिर इसकी एकोमोडेशन होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक बार ये कॉम्प्लिकेशंस आप छोड़ दीजिए, आप ये समझ लीजिए कि जो 2, 8 और इसकी एकोमोडेशन कितने की है, इसके अंदर टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें। अगर मान लीजिए फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट निकालनी है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी ऑफ फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम और आयन, तो क्या हो जाएगा, n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, एट्थ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम और आयन, उसकी ग्राउंड स्टेट कौन हो जाएगा, n = 2। भाई थर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन तो कभी यहां जा ही नहीं पाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट 8 जो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे। तो इनके लिए मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट क्या है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट क्या है, n = 2। n = 2। आप बोलो क्यों सर, ये लोग कभी फर्स्ट में नहीं जा सकते क्या, नहीं जा सकते। आप बोलो क्यों नहीं जा सकते सर, बिल्कुल जा सकते हैं। इन दोनों को निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, इसमें से एक को इसमें डाल दीजिए, थर्ड को डाल दीजिए या फोर्थ को डाल दीजिए या फिफ्थ को डाल दीजिए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी है नेगेटिव में ज्यादा, इनकी एनर्जी नेगेटिव में कम है, इसलिए इनको निकालने के लिए पॉजिटिव में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको निकालने के लिए पॉजिटिव में कम एनर्जी चाहिए। तो अगर हम इनको एनर्जी देना चालू करेंगे तो पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे, फिर इनका नंबर आएगा। इनके रहते हुए ये नहीं निकल सकता, इनके रहते हुए ये नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर आप इतनी एनर्जी दे रहे हो कि ये निकलने का नंबर आ गया, तो उससे पहले तो इनके निकलने का नंबर आ चुका होगा, क्योंकि उन रेडिएशंस को जिनको ये ले रहा है ना, उनको ये भी लेकर के बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में रख लेगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। बची हुई एनर्जी इन्फिनिटी में चला जाएगा, उससे कम एनर्जी पे ये इन्फिनिटी में चला जाता है, और बची हुई एनर्जी को क्या करेगा, ये बची हुई एनर्जी को अपने पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में रख लेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकाल लें और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पड़े रहें, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन तभी तक थर्ड इलेक्ट्रॉन है जब ये 2 इसके अंदर रह रहे हैं, जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह रहे हैं, समझ में आई बात, ये तभी वो थर्ड इलेक्ट्रॉन है। थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर वो अपने एटम का थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी फर्स्ट ऑर्बिट में जा ही नहीं सकता। ये कहता है मेरे लिए, ये 8वां इलेक्ट्रॉन कहते हैं हमारे लिए ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट है, तो हम इससे बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट तुम्हारे लिए क्या है, तो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट नाम की कोई चीज भी होती है क्या एटम के अंदर, हमें नहीं मालूम। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ये जानते ही नहीं है कि एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट नाम का भी कोई चीज है, क्योंकि वो इन्फिनिटी से बाकी सारे ऑर्बिट से होते हुए सेकंड तक ही पहुंच पाते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10th, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट तक पहुंच पाते हैं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट n = 2, तो इसलिए यहां पर ये आंसर नहीं होगा कि ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोला है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो n = 2 हो जाएगा। हो सकता है कि मान लीजिए सोडियम एटम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो 11th इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ये 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम मैक्सिमम कितना न्यूक्ली के क्लोजेस्ट जा सकता है, न्यूक्ली के क्लोजेस्ट कितना जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट तक। ये फोर्थ ऑर्बिट में रह सकता है एक्साइटेड होकर के, ये इनफाइनाइट पे जा सकता है अगर आयनाइज हो जाए एटम तो, लेकिन ये क्लोजेस्ट कितना आ सकता है, थर्ड। तो 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम की ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, n = 3। तो अगर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम हो, तो ये 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम हो, तो ये उस एटम का 11th इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, n = 3 हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट 1 भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट 2 भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट थर्ड भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट फोर्थ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन।
डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर हमसे ये पूछा जाता ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2, ग्राउंड स्टेट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, या क्वेश्चन होता ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस। अब फिक्स हो गया कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या होता? ऑप्शन वही होता है, n = 1, n = 2, n = 3। फोर्थ ऑप्शन देता है n डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब क्या डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन? बोल ही दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बोल ही दिया मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन, तो अब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन एकदम अच्छी तरह से। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी वाली स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट्स, उनको अपन बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ऑर्बिट्स और स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन higher energy, higher than its ground state are called its excited state। अब ग्राउंड स्टेट तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एक ऑर्बिट होगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल देखें, for example, for first electron of any atom or ion, n = 1 क्या हो गया उसका? ग्राउंड स्टेट। तो n = 2 क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। n = 3 क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। n = 4 क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो अब एक्साइटेड स्टेट तो बहुत सारी हो गई। तो ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाली, जस्ट हायर एनर्जी वाली को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ES1। इसको बोलेंगे ES2, इसको बोलेंगे ES3। इस तरह आगे से आगे चलता रहेगा। क्या ये? फिर ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल 2, फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, ग्राउंड स्टेट कौन हो गया? n = 2, है ना। n = 1 तो इसके लिए कुछ है ही नहीं, ग्राउंड स्टेट हो गया। n = 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक आ सकता है? सेकेंड ऑर्बिट में आ सकता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। तो इसके लिए ES1 कौन हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट। ES2 कौन हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4। ES3 कौन हो जाएगा? n = 5। इसी तरह आगे से आगे चलता रहेगा। तो जो ग्राउंड स्टेट, पहले अगर एक्साइटेड स्टेट आपको डिसाइड करनी है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो पहले उसकी ग्राउंड स्टेट डिसाइड करो। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट है तो सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। अगर ग्राउंड स्टेट ही सेकंड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उससे जस्ट ऊपर वाली सेकंड, उससे जस्ट ऊपर वाली थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसी में क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। CRQ, फॉर अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन, फॉर अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन, सिक्स्थ ऑर्बिट विल बी ground state ES5, ES6, ES7। किसी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन के एकमात्र इलेक्ट्रॉन के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सिक्स्थ ऑर्बिट क्या होगा? ग्राउंड स्टेट होगा? बिल्कुल नहीं, ग्राउंड स्टेट तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा। ES5 होगा, ES6 होगा, ES7 होगा। क्या हो जाएगा भाई? उसका n = 1
जैसे ये है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ ऑर्बिट। इस तरह आगे से आगे चलते रहेंगे। आप लोग सर किसी एटम के अंदर कितने ऑर्बिट बना सकते हो? इनफाइनाइट बना सकते हैं थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली उतने काम नहीं आते अभी तक जितने एटम्स खोजे गए हैं उनके अंदर, लेकिन ग्राउंड स्टेट में उतने काम नहीं आते। लेकिन थियोरेटिकली एन एटम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो अब इसके अंदर ये तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या हो गया? ES1 मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां तक आ सकता है, क्लोजेस्ट यहां तक आ सकता है। ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, ES7। तो ये जो सिक्स्थ ऑर्बिट है ये क्या हो गया? ES5। समझ में आ गई बात ये? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं आयनन ऊर्जा या विभव। पोटेंशियल माने विभव, एनर्जी माने ऊर्जा। एनर्जी रिक्वायर्ड इन ट्रांजिशन, एनर्जी और पोटेंशियल, एनर्जी और पोटेंशियल required in transition of any electron from its ground state to infinite state is called IP। किसी एटम या आयन के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था से इनफाइनाइट स्टेट यानी एटम से बाहर, इनफाइनाइट स्टेट मतलब एटम से बाहर निकालने हेतु रिक्वायर्ड एनर्जी को, आवश्यक ऊर्जा को, उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। विभव इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, उनको पोटेंशियल देकर उनको एनर्जी देते हैं। या तो रेडिएशन के रूप में एनर्जी देते हैं या पोटेंशियल देकर एनर्जी देते हैं। तो हम लैब के अंदर पोटेंशियल देकर एनर्जी देते हैं, इसलिए उसको आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल बोल देते हैं, ऊर्जा या विभव बोल देते हैं। तो इस तरह से ये, तो कहां से कहां तक? जब आप IP के रूप में, IP और IE के रूप में एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाएगा? अपनी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम से आयंस के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट होता है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। एनर्जी ऑफ फाइनल कौन है? एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट कौन होगा? ग्राउंड स्टेट कौन हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट कौन होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा जीरो होगी। इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी हमेशा क्या होती है? जीरो। जीरो माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना कि जितनी खुद की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस में है उतनी की उतनी प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर अपन मिलाएं, CRQ2, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के एकमात्र इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फिर वही आयनाइजेशन एनर्जी माने ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। इनफाइनाइट ग्राउंड स्टेट n=1 है, हीलियम में भी इनफाइनाइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी E इनफाइनाइट, E फाइनल माइनस E इनिशियल, E इनफाइनाइट माइनस E ग्राउंड स्टेट,
ई इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट हमेशा क्या होती है? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। भाई जीरो माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ये माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एन इज इक्वल टू 1। और आप जानते हो कि हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, वो अलग से यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। अलग से कैलकुलेट कर लिया मैंने, मान लीजिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड कितना हो गया? 2, एन कितना हो गया? 1, तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ रख दिया मैंने, माइनस ऑफ -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया +54.4। तो जिसके ग्राउंड स्टेट का एनर्जी -54.4 है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी +54.4 हो जाएगा। जिसका -13.6 है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी +13.6 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जितना माइनस में होता है, आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही प्लस में हो जाता है। ताकि ग्राउंड जैसे उतनी एनर्जी प्लस में दे दोगे, तो जितनी माइनस में एनर्जी उतनी प्लस में दे दी, तो टोटल एनर्जी जीरो जाएगी। और टोटल एनर्जी जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? इनफाइनाइट पे पहुंच गया। तो इस तरह से होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है फोर्थ डेफिनेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल और एनर्जी। उत्तेजन विभव या ऊर्जा, एनर्जी और पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन of an electron from its ground state to any of its excited state। ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, किसी एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी ग्राउंड स्टेट से ES1 तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा EP1, ग्राउंड स्टेट से ES2 तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट से ES3 तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट से ES4 तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा EP2, EP3, EP4, ग्राउंड स्टेट से ES5 तक या ESN तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा EPN। तो किसी भी देखो ES कोई एक तो है नहीं, तो GS से तो ES1 में पहुंचाया जा सकता है, ES2 में भी, ES3 में भी। ES1 में पहुंचाए तो EP1 और ES4 में पहुंचाए तो EP4। क्लियर है अच्छी तरह से? जैसे इसमें अगर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन लिखिए, नेम द एनर्जी required for the transition of for the following transition: of electron in any mono electronic atom or ion। किसी एक इलेक्ट्रॉनीय एटम या आयन में निम्न संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाम दीजिए, है ना। यहां पर मैं बोल रहा हूं ट्रांजिशन, और यहां नेम ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी और पोटेंशियल। जैसे n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 8 में गया, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन है, तो n इज इक्वल टू 1 क्या होगा? ग्राउंड स्टेट, और n इज इक्वल टू 8 क्या होगा? ES7। तो 1 से 8 में जा रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट से 7th एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे EP7। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजिशन देखिए, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में जा रहा है। n इज इक्वल टू 1 माने ग्राउंड स्टेट,
n इज इक्वल टू 4 माने ES3, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को बोलेंगे EP3। GS से ES3 में EP3। समझ में आई बात है अच्छी तरह से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछे जाते हैं, CRQ, कैलकुलेट EP4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम। H एटम के इलेक्ट्रॉन की EP4 कैलकुलेट करो। ध्यान दीजिएगा, पहले पोज करके आप खुद सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें। देखिए EP4 माने GS से ES4 तक पहुंचाने के लिए। H एटम है तो GS क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1, ES4 क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो EP4 किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये जो आवश्यक एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है ना, ये उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है, E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल क्या हो गया, ES4 माइनस EGS। ES4 क्या हो गया, EN इज इक्वल टू 5 माइनस EN इज इक्वल टू 1, E5 माइनस E1। ठीक है, और H एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी याद है, N इज इक्वल टू 1 का एनर्जी, N इज इक्वल टू 2 का एनर्जी पूरा याद करवाया था मैंने आपको। फर्स्ट फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना था याद करो, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.54 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये याद नहीं है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, E1 को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये याद नहीं है तो E1 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 इज इक्वल टू फॉर H एटम याद कर लीजिए -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए। EP4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +13.6 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, और जरूरी नहीं कि H एटम के लिए पूछे, किसी भी आयन के लिए पूछ सकता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक आयन के लिए पूछेगा तो E फाइनल माइनस इनिशियल, कौन सी एक्साइटेड स्टेट, माइनस ग्राउंड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट होगा, वो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट होगा। क्योंकि आपको बोहर मॉडल के क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर ही आएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट N इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो इस तरह से ये हो गया एक्साइटेशन पोटेंशियल, फोर्थ डेफिनेशन। फिफ्थ डेफिनेशन आता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी SE, हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा, और सेपरेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी और पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स excited state to infinite state is called its separation energy, is called its separation energy। क्लियर? देखिए, किसी भी एनी ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट, इस बात पे आपको करना है। हिंदी मीडियम में लिख ले कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी किसी उत्तेजित अवस्था से अनंत अवस्था तक, इनफाइनाइट स्टेट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी पृथक्करण ऊर्जा कहलाएगी, सेपरेशन एनर्जी कहलाएगी। एक्साइटेड स्टेट से
इनफाइनाइट स्टेट तक, तो सेपरेशन एनर्जी ES1 से इनफाइनाइट स्टेट तो SE1, ES2 से इनफाइनाइट स्टेट तो SE2, ES3 से इनफाइनाइट स्टेट तो SE3 एंड सो ऑन। ESN से इनफाइनाइट स्टेट तो SEN। क्या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी। क्वेश्चन देखिए किस तरह से आएगा इसके अंदर सेपरेशन एनर्जी पर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। CRQ कैलकुलेट SE4 ऑफ, SE4 कर दो, SE3 कर दो, SE3 फॉर ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम। H एटम के एकमात्र इलेक्ट्रॉन का SE3 कैलकुलेट करो। SE3 माने SE3 मतलब ES3 से इनफाइनाइट स्टेट तक। पहले वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व कर लिया होगा आपने। SE3 ES3 से इनफाइनाइट स्टेट तक। ES3 अब ES3 क्या होता है H एटम के लिए? थर्ड एक्साइटेशन कौन होगा? फोर्थ ऑर्बिट और इनफाइनाइट स्टेट है, यानी SE3 क्या हो जाएगा? किसी भी एटम का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो चाहे किसी का, SE3 क्या हो जाएगा? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, एनर्जी इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ES3, एनर्जी इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, है ना? E इनफाइनाइट माइनस फोर्थ ऑर्बिट। इनफाइनाइट की एनर्जी क्या होती है? जीरो। इनफाइनाइट की एनर्जी हमेशा जीरो होगी, कोई भी एटम हो, कोई भी आयन हो। माइनस फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी H एटम में याद करो -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.85। तो कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा SE3? बोलो -0.85 प्लस 0.85। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। CRQ2 कैलकुलेट SE2 ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। कैलकुलेट SE2 ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस। क्या आ जाएगा? SE2 माने ES2 से इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक एनर्जी। अब हीलियम प्लस भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक फॉर हीलियम प्लस फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस। N=1 तो क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। N=2 क्या हो गया? ES1। N=3 क्या हो गया? ES2। तो ये क्या हो गया? N=3। ठीक है ना? N=3। तो SE2 क्या हो जाएगा? E फाइनल माइनस E इनिशियल, E इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ऑफ ES2। कितना हो जाएगा? E इनफाइनाइट माइनस E3। E3 कितना हो जाएगा हीलियम प्लस का? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 माइनस E3। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं E3, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस कितना आ जाएगा? देखिए, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले अपन। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस हो जाएगा En=-13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E3 -13.6 इंटू हीलियम है तो 2² -13.6 इंटू 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा -54.4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 9 6 54.4,
फिर आ जाएगा -6 एंड फिर 0.4 बच गया, तो 6.694 जा 36 6.44 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ आ जाएगा। -6.04 आ जाएगा, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड एनर्जी हो गया। तो ये अगर अपन ने निकाल लिया तो अपन निकाल लेंगे Sc2। हेंस अब ये बात अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, ये बात मैं अगर यहाँ पुट कर दूं, तो यहाँ से आगे चल रहा हूँ, Se2 इज इक्वल टू 0 -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 6.04 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सेपरेशन एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करना इस तरह से मैथमेटिकली केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस पर ही आएगा, क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन का ही एनर्जी कैलकुलेट करना आपके सिलेबस में है, बोर मॉडल से पॉसिबल है। तो इस तरह से कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ध्यान देना, मान लीजिए ये कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये उसका सेकंड ऑर्बिट है, ये उसका थर्ड ऑर्बिट है, ये उसका फोर्थ ऑर्बिट है, ये उसका फिफ्थ ऑर्बिट है, ये उसका सिक्स्थ ऑर्बिट है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, और ये इसका n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट जंप करवा रहा हूं, आपको रिक्वायर्ड एनर्जी को नाम देना है। अगर फर्स्ट से इनफाइनाइट में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, IP। इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से इनफाइनाइट में जा रहा है तो IP बोल देंगे। फर्स्ट से 2 में जा रहा है तो EP1 बोल देंगे। फर्स्ट से 3 में जा रहा है तो EP2 बोल देंगे। फर्स्ट से 4 में जा रहा है तो EP3 बोल देंगे। ठीक है। 2 से इनफाइनाइट में जा रहा है तो SE1 बोल देंगे। 3 से इनफाइनाइट में जा रहा है तो SE2 बोल देंगे। 4 से इनफाइनाइट में जा रहा है तो SE3 बोल देंगे। 5 से जा रहा है तो SE4 बोल देंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए फॉर H एटम है ये, या फॉर एनी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो n बराबर 1 क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 ES1, n बराबर 3 ES2, n बराबर 4 ES3, n बराबर 5 ES4, n बराबर 6 ES5, और ये इनफाइनाइट स्टेट। तो इस तरह से ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल से रिलेटेड डेफिनेशन हो जाती है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक इनफाइनाइट स्टेट होती है। उसके बाद में आयनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल और एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और पोटेंशियल। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल से रिलेटेड बातचीत होती है। नेक्स्ट बातचीत अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।